वेलकम यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसे सबके सामने नॉर्मल बर्ताव करना ही था, ख़ास करके शबीर साहब। मगर वो इस बात से अनजान थे कि माँ बाप तो अपने बच्चों की चाल देखकर ही पहचान जाते हैं। तकरीबन 10 तकरीबन दिन के 1 बजे शबीर साहब अजोन को लेकर घर में दाखिल हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो कल रात ही आतिफ से कह दिया कि वो अजोन को इनके हॉस्पिटल से ले जाए। इसलिए डॉक्टर साहब ने बगैर कोई एहतजाज किए अजोन को डिस्चार्ज कर दिया। मगर दूसरे कुछ ज़रूरी कामों की वजह अजोन को लाने में देर हो गई। अजोन को सीधा जैनी के कमरे में ही लाया गया, क्योंकि जैनी सुबह ही शायद बेगम नशादा बेगम को फ़ोन करके ये कह चुकी थी कि वो जैनी के सामान को आमना के रूम में शिफ्ट कर दें और इसका कमरा अजोन के लिए रेडी कर दिया जाए। अजोन के आते ही शादा बेगम और आमना इसके आसपास बैठ गईं, जबकि शबीर साहब और आतिफ तो आते ही अजोन के पास। इसलिए जैनी खुद आमना के रूम में फ्रेश होकर दोपहर का खाना बनाने चली गई। सालन तो शादा बेगम बना ही चुकी थी, इसलिए जैनी ने सिर्फ रोटियां बनाई और फिर अजोन के लिए सूप बनाने लगी, जो कि अगले आधे घंटे में बिल्कुल तैयार था। मगर अब जैनी सोच रही थी कि वो ये सूप लेकर कैसे जाए, क्योंकि अब तो अजोन पूरे होश में था और जैनी इसके सामने आने से शर्मिंदा थी, जबकि अजोन कब से इसे देखने के लिए बेताब था, क्योंकि वो सुबह से ही अजोन से छुप रही थी। हालांकि वो खुद अजोन को दिखाना चाहती थी, मगर ये शर्मिंदगी बार बार इसे ऐसा करने से रोक देती। खैर, अब तो इसे कमरे में जाना ही था, क्योंकि अब कोई और चॉइस जो बाकी नहीं थी। तभी जैनी ने पहले तो अच्छे से दुपट्टा सर पर लिया, जो कि वो इसे अपने गले में डालकर कुकिंग कर रही थी। फिर ट्रे उठाकर सुस्त रुई से चलती हुई कमरे के पास जाकर हल्के से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई, जबकि जैनी के कमरे में दाखिल होते ही मुकम्मल खामोशी छा गई। हालांकि इससे पहले वो सब आपस में गप्पियां लगा रहे थे, मगर जैनी को देखते ही सब बिल्कुल चुप कर गए, जिससे जैनी जो पहले ही नर्वस थी अब कुछ ज़्यादा ही होने लगी, जिसकी वजह से जैनी जो ट्रे बेड पर अजों के पास बैठे शबीर साहब को पकड़ाने वाली थी, वो अपने कांपते हुए हाथों से बेड पर गिरा दी, जिससे सारा सूप बेड पर गिरने के साथ साथ शबीर साहब के कपड़ों के अलावा अजौ के कपड़ों पर भी गिर गया। शबीर साहब तो फौरन बेड से उतरे, अपने कपड़े झाड़ने लगे ताकि सूप इनकी जल्द को ना जलाए, क्योंकि सूप बहुत गर्म था, जिसकी जलन इनके हाथों पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यही जलन इनके बाकी जिस्म पर भी हो। जबकि जैनी बेड से फासले पर खड़ी आंखें फाड़े कभी शबीर साहब को देखती तो कभी अजों को, जिसके मुंह से अभी हल्की सी करार निकली ही थी, क्योंकि वो बेड पर लेटा हुआ था। यानी सूप इसके जिस्म को जिस जिस जगह पर गिरा हुआ था वहाँ शदीद जलन हो रही थी, जो कि जैनी को मज़ीद शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। इसी शर्मिंदगी के बायस जैनी की आंखों में पानी आना शुरू हो चुका था, जिसे इतने फासले से भी अजोद देख चुका था। तभी फौरन अपने मुंह को ऐसे बंद करके बैठ गया जैसे किसी ने मुंह पर टेप लगा दी हो। जबकि शादा बेगम अजों की करार सुनकर जल्दी से अपने कमरे में गई और फिर वहां से टिश्यू पेपर लाकर अजों के कपड़ों को साफ करने लगी, और साथ साथ इन्होंने जैनी की क्लास लेना भी शुरू की, जिससे जैनी जो पहले ही रोने की मुकम्मल तैयारियां कर चुकी थी, अब शहादा बेगम की बातें सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखे रोते हुए भागकर कमरे में बाहर निकल गई, जबकि अजो बेबस नज़रों से जैनी को देखता रहा। और शबीर, आप भी जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लें। खैर, आप अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं आपको एंटरटेनमेंट लगाती हूँ। जैनी वहां से रोते हुए सीधा अपने कमरे में आई और फिर दरवाजे को लॉक करने के बाद बेड पर बैठकर आंखों के जरिए झरने बहाने लगी। और फिर जब काफ़ी देर से अपना शौक पूरा किया तो उठकर बाथरूम में मुंह धोने चली गई। क्या हो गया है तुम्हें जैनी, तुम क्यों रो रही हो? तुम कब किस बात को इतना सीरियस लेने लगोगी कि यूं रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया है? क्या हालत हो गई है इसकी इतनी सी देर में? बिखरे हुए बाल, सूजी हुई सुरख आंखें और उजरा उजरा सा हुलिया। तभी तो वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी खुद को आईने में देखते हुए खुद से ही सवाल करने लगी। न जाने क्या हो गया था इसको, अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया था शादा बेगम ने कि वो इतना ड्रामा कर रही थी, या फिर वजह कुछ और ही थी जो इसे इतना दुख दे रही थी।
کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ کیا میرے ہاتھ کانپ رہے؟ لیکن کیوں؟ اور انہی کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے تم نے عزوں پر سوپ گرا دیا؟ کیوں کہ تم نے ایسے ذہنی جلا دیا عزوں کو؟ وہ پہلے ہی کتنی تکلیف میں تھا، تم نے اور اضافہ کیا۔ زینی باتھ روم سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے کانپتے ہاتھوں کو سوچنے لگی تو دراصل یہ وجہ تھی کہ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی۔ اصل تکلیف اسے عزوں کے جل جانے سے ہوئی، جس وجہ سے اتنا رونا آ رہا تھا۔ تو کیا زینیہ شبیر کو ملک عزو سے محبت ہوگی جو وہ عزو کی تکلیف کو خود محسوس کر رہی تھی؟ کیا عزو کی بے لطف محبت زینی کے بھی دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر چکی تھی؟ اگر ایسا تھا تو کیا عزو اور زینی اس محبت نے اپنی منزل حاصل کر لینی تھی یا ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا؟ خیر، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ زینی اپنے بیڈ پر لیٹی نہ جانے کتنی ہی دیر تک حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر انہی سوچوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نیند سے بیدار ہوئی تو تب جب دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ کچھ سیکنڈ تک تو زینی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اس طرح لیٹی رہی، مگر جب دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شبیر صاحب کو کھڑے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ بیٹے سو گئی تھی کیا آپ؟ شبیر صاحب زینی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی، کیونکہ زینی کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھی اور ایسا صرف تب ہوتا جب زینی روتی تھی۔ تبھی شبیر صاحب کو ایک منٹ نہ لگا یہ سمجھنے کے کہ زینی کافی دیر تک روتی رہی، مگر شبیر صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ زینی کوئی چھوٹی سی بات پر تو نہیں روتی، تو پھر آخر کیا وجہ تھی جس نے زینی کو رلا دیا؟ یہ سوچتے ہوئے ہی شبیر صاحب زینی کو مسلسل دیکھتے رہے، جبکہ زینی ابھی ابھی نظریں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ جی بابا، وہ آنکھ لگی، میں بس آنے ہی والی تھی باہر۔ زینی نے شبیر صاحب کو دیکھے بغیر انہیں جلدی سے جواب دیا، کیونکہ اسے شبیر صاحب کی نظروں سے اب ڈر لگ رہا تھا، شاید چوری پکڑے جانے کا ڈر یا پھر کوئی راز کھل جانے کا۔ مگر شبیر صاحب زینی کا جواب سن کر ہاں میں سر ہلانے لگے اور پھر زینی کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہہ کر خود واپس پلٹ گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی زینی زور زور سے سانسیں لینے لگی جسے پہلے وہ سانس روک کر کھڑی ہو۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ عزوں کو یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں عزوں تقریباً مکمل ٹھیک ہو چکا تھا، بس اب تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا۔ شاید یہ شبیر صاحب اور باقی سب کی توجہ اور محبت کا ہی اثر تھا کہ عزوں اتنی جلدی ریکور کر گیا، مگر اس ایک ہفتے میں زینی تقریباً نہ ہونے کے برابر عزوں کے سامنے آئی۔ عزوں کا تو زینی کو دیکھے بنا برا حال تھا، جبکہ خود زینی بھی بہت مشکل سے اپنے لبوں کی خواہش کا گلا گھوٹے ہوئے تھی، کیونکہ وہ خود اب عزو سے شدید محبت کرنے لگی۔ اب کیونکہ عزو تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ گھر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے شبیر صاحب بھی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ عزو کی خودداری کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ شبیر صاحب کا دل رکھنے کے لیے راضی ہوئے تھے، مگر وہ اب ادھر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ خود آج چھٹی کر کے عزوں کو بہت خلوص سے الوداع کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ وہ تو یہ سوچ بیٹھے تھے کہ عزوں کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ اس کے علاوہ اب زینی کو یونی گئی تھی اور امنہ اپنے اسکول، جبکہ عاطف، شاہدہ بیگم، شبیر صاحب اور عزوں گھر پر ہی موجود تھے۔ جبکہ عاطف جو عزوں کے ساتھ شبیر صاحب کے پاس بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، جب اچانک سے نوک کی آواز پر ان سے معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ آپ یہاں؟ عاطف نے دروازہ کھولتے ہی جلدی سے پوچھا۔ آپ یہاں کیسے؟ عاطف نے حیرانگی سے سامنے فل بلیک کپڑوں میں ملبوس کھڑے شخص کو دیکھ کر جو کہ اسے گھور رہا تھا۔ میں نے بعد میں آپ کو کتنا ڈھونڈا، مگر آپ کا ایڈریس پتہ نہیں اور نہ ہی آپ کا نام، تو اس لیے آپ کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ناکام رہا۔ خیر اب باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ عاطف اچانک سے عزو کو ہاسپٹل پہنچانے والے شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے تھینکس بول سکوں، کیونکہ تب تو وہ دکھی اور پریشان اتنا تھا کہ میں اس شخص کا نام تک نہ پوچھ سکا، مگر اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر عاطف اسے جلدی سے جلد عزوں سے ملوانا چاہتا تھا، کیونکہ جب عاطف نے عزوں کو بتایا کہ کس طرح اس شخص نے عزوں کی جا بتائی
تو अज़ो खुद बेचैन हो गया इस शख्स से मिलने के लिए, जबकि वो शख्स भी मुकम्मल खामोश आतिफ के पीछे चलता रहा। इस शख्स की पुरअसरार सी खामोशी बहुत खौफनाक थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी छा जाती। बिल्कुल वैसी ही खामोशी इस वक्त, जो कि अब आतिफ को भी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस शख्स ने किसी भी बात का जवाब आतिफ को नहीं दिया था, जो कि वाकई ही अजीब थी। अच्छा, वैसे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? मतलब आप क्या जानते हैं शबीर अंकल को जो आप यहाँ पर आए? और अपना नाम तो बताए मुझे, वो तो आपने बताया ही नहीं। आतिफ भी अब कुछ अजीब सी नज़रों से इस शख्स को देख रहा था, जो चेहरा झुकाए ना जाने क्या सोच रहा था। तू अभी जाकर अज़ों को बुला कर ला इधर। इस शख्स ने सिवाय आतिफ की बात का जवाब देने के लिए साथ इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और इसे हुक्म दिया कि अज़ों को बुला कर लाए। अंदाज़ा ऐसा था जैसे सारी दुनिया इसी की गुलाम हो, जबकि आतिफ को इस शख्स का लहजा इस दिन की तरह बिल्कुल नहीं लगा। वो इतना बदतमीज़ी से बात कर रहा था। ठीक है, मैं बुलाता हूँ अज़ोम भाई को, लेकिन आपको क्या हो गया है जो इस तरह बात कर रहे हैं? आतिफ ने भी कुछ तल्ख लहजे में इसकी बात की, जबकि आतिफ की बात इसने कुन वहशत ज़दा नज़रों से इसे देखकर एक पल के लिए आतिफ को भी इससे और इसके इरादों से खौफ आया। न जाने क्या करने आया था वो यहाँ, ये बात ही आतिफ को परेशान करगी। अज़ोम भाई आपसे नहीं मिलेंगे, आप मेहरबानी करके अभी इस वक्त चले जाएं। आतिफ ने खुद को कंपोज करके गुस्से से इस शख्स को यहाँ से जाने के लिए कहा और फिर खुद खड़ा होकर इसके जाने का वेट करने लगा। जबकि आतिफ की बात पर इस शख्स ने घूर कर आतिफ को देखा और फिर खुद उठकर बाहर हाल में जाते हुए ज़ोर ज़ोर से अज़ों को आवाज़ें देने लगा। जबकि आतिफ भी हैरान परेशान सा इसके पीछे चलते हुए हाल में आया, तब तक अज़ों भी वहाँ पहुँच चुका था। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? अज़ों ने संजीदा तासरात के साथ सवाल किया, जबकि अज़ों को जवाब देने की बजाय वो शख्स तंजिया मुस्कुराया और फिर चलता हुआ अज़ों के पास जाकर खड़ा हुआ। वाजिद अहमद कहते हैं सब मुझे, लेकिन तेरे लिए तेरी मौत हूँ। वाजिद अहमद ने अज़ों को खाने वाली नज़रों से देखते हुए धमकी दी, जबकि अज़ों नासमझी से वाजिद की वैसी नज़रों में देखने लगा जहाँ वाकई इस वक्त खून सवार था। तुझे जो भी बकवास करनी है वो बाहर चल कर, इधर ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। अज़ों ने भी बगैर किसी के लिहाज के वाजिद को जवाब दिया, क्योंकि अज़ों को यही लग रहा था इसका काम ऐसा था कि बहुत से इसके दुश्मन हो सकते हैं। जबकि अज़ों की बात पर वाजिद ने सर से पैर तक अज़ों का जायज़ा लिया और फिर वही पुरअसरार हंसी हंसने लगा। अरे वाह, तू तो बिल्कुल ठीक हो गया, तभी इतनी बातें आ रही हैं तुझे। बहुत सब्र किया मैंने तेरे ठीक होने का, मगर अब जब तू मुकम्मल हट्टा कट्टा हो गया है तो मतलब अब मैं बदला ले सकता हूँ। वाजिद दांतों को पीसते हुए अज़ों से बोला, जबकि अज़ों अब उलझन का शिकार था। कौन है जो इसके ठीक होने का वेट कर रहा था? जबकि इनकी बातें सुनकर शबीर साहब और शाहदा बेगम दोनों हाल में आ चुकी थी। कौन है तू? सही से बोल, क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? अज़ों ने वाजिद को घूरते हुए सवाल किया, जबकि वाजिद अब लहू रंग नज़रों से अज़ों को घूरने के साथ इसका गिरेबान पकड़ चुका था। वही हूँ मैं साले, जो तुझे हॉस्पिटल लेकर गया ताकि तू मरे ना और मैं तुझे अपने हाथों से मारूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाई को इतना मारने की कि वो कोमा में चला गया? बीवी थी तेरी वो या बहन थी जो तुझे इतनी आग लगी? टच कैसे किया तूने साजिद को? वाजिद ने चीखते हुए अज़ों के गिरेबान को खींचा और अज़ों ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाकर वाजिद को हल्का सा धक्का दिया। जबकि वाजिद इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था, तभी दोबारा चलता हुआ अज़ों के पास आया। तुझे पता है कुछ दिन और जीना जीना था तूने, तभी मैं मुल्क से बाहर था और ना इसी दिन तेरे बेजे में अपनी गन की सारी गोलियां उतार देता। और जब तक मैं वापस आया तेरा एक्सीडेंट हो गया और तूने और मैंने खुद तेरी जान बचाई। तू कर रहा था तभी 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 तेरा गला दबा देता मैं, मगर तुझे इतनी आसान मौत कैसे देता? वो लड़खड़ा कर बोल रहा था। तभी तेरे ठीक होने का वेट किया, अजियत दे देकर मारा। अब जब तू मेरे सामने बिल्कुल सही खड़ा है तो चल साले, तेरा
तैयार हो जा मरने के लिए। और एक बात और, मैं जब तुझे अपने हाथों से मारूंगा ना तो तेरे आसपास कुछ लकड़ी को गिफ्ट करूंगा, तेरी आसपासों की कुछ लकड़ी को गिफ्ट करूंगा अपने साजिद को। रख ले वो तेरी कुछ लकड़ी जब तक इसका दिल नहीं भरता। बस वाजिद का इतना कहना था कि अज़ोन ने उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर मारा, जिससे वो लड़खड़ाकर कुछ फासले पर गिरा, मगर अपना बैलेंस रखते हुए गिरने से बच गया। जबकि अज़ोन इसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जब अचानक वाजिद ने अपनी जैकेट से गन निकाली और फिर इसका रुख अज़ोन की तरफ था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। बस बहुत कर ली बातें, अब कलमा पढ़ ले वरना वो भी नसीब नहीं होगा। वाजिद ने बोलते ही गन लोड की, जबकि शादा बेगम और शबीर आंखें फाड़े वाजिद की गन को देख रहे थे। और इन सब के बरक्स अज़ोन संजीदगी से वाजिद को देख रहा था और फिर अचानक आंखें बंद करके जैनी का तसव्वुर करने लगा, शायद ये आखिरी बार। लेकिन नहीं, वो ऐसा कैसे जैनी को अकेला छोड़ सकता था। फौरन आंख खोलकर वाजिद को गुस्से से घूरते हुए बोला, मार गोली मार। नहीं अज़ोन बेटे, ये क्या कह रहे हैं आप? वाजिद बच्चे, ऐसा मत करो, आप ठंडे दिमाग से सोचो, इस खून खराबे से कुछ नहीं होगा। शबीर साहब ने अज़ोन के कहने के साथ वाजिद को ऐसा करने से मना किया, जबकि शबीर साहब की बात पर वाजिद ने एक गजीली निगाह इन पर डाली। तू चुप कर बुड्ढे, वरना पहले तुझे मारूंगा। वाजिद ने इंतहाई बदतमीजी से शबीर साहब से बात की और फिर अज़ों की तरफ गन तान कर बोला, पढ़ ले कलमा, वरना मैंने 3 बोले के साथ ही तुझे गोली मार देनी है। 1। वाजिद ने अज़ोन को घूरते हुए 1 कहा और अज़ोन अब ये सोच रहा था कि वाजिद से गन कैसे छीने, जबकि इन सब से दूर खड़ा आतिफ बहुत आहिस्ता से चलते हुए अज़ों की गन लेने चला गया, जो कि अज़ोन के कहने पर यहाँ ले आया था। 2। तू नहीं पढ़ना कलमा? चल सही है, वैसे भी तुझे कुत्ते की मौत ही मरना है। वाजिद ने इंतहाई हारत से ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी, अज़ोन से कहा, जबकि शबीर साहब घूरते हुए दिल से ये सोच रहे थे कि वो ऐसे कैसे जोन की जान बचाएं। 3। ठा की आवाज़ के साथ ही हॉल कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, जिसे शादा बेगम की चीख ने तोड़ा। शबीर, शादा बेगम अज़ों से ज़ोर से चीखी, क्योंकि शबीर साहब अज़ों के सामने आ गए, जिससे गोली इन्हें लग गई। जबकि शादा बेगम के रोने के साथ एक और गोली की आवाज़ सुनाई दी, जो कि वाजिद की टांगों पर लगी, जिससे वो ज़ोर से चीखा और फिर अपनी तेज़ी से निकलते हुए खून को रोकते हुए आतिफ को पलट कर देखा और हाथ में गन लिए खड़ा था। सालिक, तूने मेरी टांग पर कैसे गोली मारी? देख लूँगा मैं तुझे, और तू भी कुत्ते की मौत मारूंगा अपने हाथों से। वाजिद ने तेज लहजे में पहले आतिफ को धमकी दी और फिर अज़ों को, और लड़खड़ाकर घर से बाहर निकल गया। जबकि अज़ों भागते हुए शबीर साहब के पास आया और फिर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, जो कि पहले ही सीने पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर गिरे हुए थे। अंकल अंकल, आप क्यों आए मेरे सामने? मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी। चलिए उठाइए इन्हें, हॉस्पिटल लेकर चलिए। अज़ोन बुखला कर बोलते हुए शबीर को उठाने लगा और फिर इन्हें सहारा देकर गाड़ी में जाकर बिठा दिया। जबकि इनके बैठते ही आतिफ ने गाड़ी स्टार्ट की। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ अंकल का इलाज कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अज़ोन हॉस्पिटल में दाखिल होते ही तकरीबन भागते हुए सामने खड़े किसी से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब के पास गए और फिर एक सांस में डॉक्टर साहब को शबीर के इलाज करने का कहा। जबकि डॉक्टर साहब ने जबकि डॉक्टर साहब को शबीर के इलाज करने का कहा, जबकि इस वक्त इसके चेहरे के तरास ऐसे थे जैसे अभी रो देगा। ओके मिस्टर, रिलैक्स, मुझे बस ये बताओ कि पेशेंट कहाँ हैं? डॉक्टर साहब ने अज़ों के कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। जबकि डॉक्टर साहब के इतने कहने की देर थी, अज़ों तेज़ी से डॉक्टर का हाथ पकड़कर इसे शब्बीर साहब की तरफ ले जाने लगा, जिसे स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड बॉय इस तरफ ला रहे थे। प्लीज़ डॉक्टर जल्दी करिए, बहुत खून बह गया है अंकल का, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप अंकल को कुछ नहीं होने देंगे। देखिए मिस्टर, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप अल्लाह से इनकी ज़िंदगी की दुआ मांगे, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप खुद को संभालें और दुआ करें। डॉक्टर साहब ने अज़ोन से कहने के बाद वॉइस को इशारा किया, फिर ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल दिए। जबकि अज़ोन सोच कर पागल हो रहा था कि अगर शबीर साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अब शबीर साहब को खो नहीं सकता था। एक वही तो थे जिसे एक बात
की तरफ मोहब्बत करते थे, आज इन्होंने सिर्फ अज़ों की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। किस तरह वो इनका ये एहसान उतारेगा? और ज़ैनी, वो तो अज़ों को ही कसूरवार समझेंगी, वो ही तो इसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अंकल को कुछ नहीं होगा, या अल्लाह प्लीज़ अंकल को ज़िंदगी दीजिएगा, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अज़ों ने सच्चे दिल से दुआ की और फिर बेचैनी से टहलते हुए डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था डॉक्टर को अंदर गए, मगर अभी तक इन्हें कोई बाहर नहीं आया था। मगर इस वक्त खुद को संभालना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आतिफ गाड़ी लेकर शादा बेगम और बाकी सबको हॉस्पिटल लाने के लिए गया। डॉक्टर अंकल कैसे हैं? अज़ों बेचैनी से मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को घूर रहा था जब अचानक इसे वही डॉक्टर बाहर निकलते हुए नजर आए। फिर धड़कते हुए दिल से शबीर साहब के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, इन्हें कुछ ना हो। अभी अज़ों यही दुआ कर रहा था जब डॉक्टर की आवाज़ आई, आई एम सॉरी मिस्टर, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। गोली इनके हार्ट के करीब लगी है, जबकि वो एक हार्ट पेशेंट थे, यानी इनका हार्ट पहले ही नाजुक हो चुका था। इसके अलावा इनका खून भी बहुत ज़ाया हो गया। सो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अज़ों को नहीं पता कि डॉक्टर क्या बोलकर चला गया। बोल रहा था इसका दिमाग सुन्न हो गया। शबीर साहब नहीं रहे, वो इनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं आंटी। अज़ोन वैसे ही शौक खड़ा था जब इसे अपने पीछे से आतिफ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वो होश में वापस आया और पढ़कर देखा तो इसे शादा बेगम ज़मीन पर गिरी हुई नजर आई, जबकि आतिफ और आमना रोते हुए इन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर साहब वार्ड बॉय को आवाज़ें लगा रहे थे, जबकि ज़ैनी पथराई नज़रों से बस अज़ों को देख रही थी। एक आंसू भी इसकी आंखों से नहीं नजर आ रहा था। इसके बहतराज चेहरे पर अजियत और तकलीफ साफ थी। जबकि शादा बेगम को डॉक्टर साहब वहां से ले जा चुके थे और इसके पीछे आतिफ और आमना भी रोते हुए चल दी। जैनिया देखो, मेरी बात सुनो, प्लीज़ सब्र करें, इनमें अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हमें मिलकर आंटी। थप्पड़। ओजोन कुछ देर तो जैनी को यूं ही खड़ा शर्मिंदगी से देखता रहा, जो अभी अभी बगैर पलके झपकाए अजोन को ही देख रही थी। फिर खुद को संभालते हुए यूं शोर खड़ा देखकर इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी इसने कुछ अल्फाज अदा किए ही थे कि जैनी ने एक जोर सा थप्पड़ अजो के मुंह पर मारा। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार अगर तुमने मेरी या मेरी फैमिली के करीब आने की कोशिश की। जैनी ने जख्मी नज़रों से अजों की तरफ देखते हुए चीख से चलाया था, कातिल हो तुम मेरे बाबा के कातिल हो। निकाह स्पेशल दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए, जिसे इन्हें पर लग गए हों। आज शबीर साहब को फोत हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में बहुत कुछ बदल गया था। जैनी अब स्टडी के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करने लगी ताकि घर का खर्चा चल सके, जबकि अज़ों इस दिन के बाद से जैनी के सामने नहीं आया। यहाँ तक कि कफन दफन का इंतज़ाम भी अज़ों ने किया। आतिफ की जिम्मेदारी लगा दी, ये भी कह दिया कि वो जैनी के घर में रहे, क्योंकि वो जानता था कि किसी मर्द के बगैर इंसान का घर कैसा हो सकता है। मगर जैनी ने इसे यहाँ रहने से मना कर दिया और फिर आतिफ के पुरजोर असरार पर इस पर एहसान करते हुए इसे इजाज़त दे दी। इसने आतिफ को इधर आने जाने से नहीं रोका। तभी हर 2 दिन बाद आतिफ हाल चाल दरियाफ्त करने इनके घर आ जाता और फिर हर खबर अज़ों तक पहुँचाता, क्योंकि ये भी अज़ों ने ही इसे करने को कहा था। आखिर इसका सारा ध्यान अब इधर ही तो लगा रहता। अब आखिर मोहब्बत करता था वो जैनी से, तभी तो इसके दोबारा थप्पड़ मारने पर भी वो जैनी से बददिल नहीं हुआ। ऐसा ही होता है मोहब्बत में, हम जिससे मोहब्बत करते हैं इसके लाख बुरा करने पर भी हम इससे नफरत नहीं कर पाते। हम इस वजूद से हम इस वजूद से दूर ज़रूर हो सकते हैं, मगर नफ़रत फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग एक दफ़ा दिल में बस जाएं, जिन्हें देखकर दिल में एक ही गवाही दे, यही वो वजूद है जिसका तुम्हें कब से इंतज़ार है, जो सिर्फ तुम्हारा है, जिसे सिर्फ एक नज़र देखकर ऐसा लगे कि जैसे इस शख्स पर मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। तो फिर भला इंसान इससे नफ़रत कैसे कर सकता है? यही हाल था अब अज़ों का, और इसे जैनी की कोई बात और कोई हरकत बुरी नहीं लगी। जबकि इस अरसे में शादा बेगम तो टूर सी गई, अब चुप लग गई इन्हें तब से जब से शबीर साहब छोड़ कर गई। शायद शायद इन्हें शबीर साहब से मोहब्बत इतनी थी कि इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। जबकि अक्सा बेगम, शबीर साहब की बहन, शबीर की वफ़ात के बाद 2-3 दफ़ा इधर चक्कर लगा चुकी थी।
और आज भी इधर आने का इरादा रखती थीं। शायद शारदा बेगम से कोई शायद शारदा बेगम से कोई बहुत ज़रूरी बात करनी, जबकि ये बात आतिफ आज सुबह ही अज़ों को बता चुका था। तब से ही अज़ों का दिमाग इस टेंशन में लिपटा था, क्योंकि ज़रूर अक्सा बेगम ज़ैनी के रिश्ते की बात करेंगी, क्योंकि वो शबीर साहब से ये बात का जिक्र सुन चुके हैं। तभी वो सोच रहा था कैसे शारदा बेगम से ज़ैनी का रिश्ता मांगे, क्योंकि इसे ये बात तो याद थी कि जब अज़ों इसके घर पर मौजूद था तो एक दिन शबीर साहब ने बातों बातों में इसे कहा था कि वो अज़ों को हमेशा के लिए अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मगर तब वो असल बात नहीं कर सके, मगर अज़ों की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और पसंद बहुत वाज़िया देख आ चुके थे। तभी तो शबीर साहब तो इस ख्वाहिश को पूरे करने का इरादा रखते थे। मगर शारदा बेगम से तो इसने रिश्ते की बात करनी ही थी, मगर क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि इन्होंने अभी शारदा बेगम से कोई बात नहीं की होगी। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इस नावल को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।